बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी खबर, आज से ठीक 50 दिन बाद क्या होने वाला है। तहरीक अदम एतमाद नहीं, मामला कुछ और है। अपोजिशन ने क्या गंदा मनसूबा, घटिया मनसूबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है। इसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। कॉपी पेंसिल आप अपने पास कर लें, चीज़ों को नोट कर लें और ये तमाम तर तफसीलात इंतहाई अहम हैं, आपको इनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं अपना ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि ये सारा मामला जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कि शेख रशीद ने क्यों कहा कि 50 दिन बाद इमरान खान मजीद मजबूत होगा। ये हवाई बात नहीं, शेख रशीद पाकिस्तानी सियासत का नब्ज़शनास है। मेरी मालूमात के मुताबिक भी मामला तहरीक अदम एतमाद नहीं, कुछ और है जो हमने मालूमात हासिल की हैं और अपोजिशन ने एक निहायत घटिया और गंदा मंसूबा बनाया है। तफसीलात 12 के वीलाग में ये मैंने लिखा और अब ये वीलाग जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि शेख रशीद की कई बातों को काफ़ी सारे लोग नॉन सीरियस लेते हैं। शेख रशीद अक्सर औकात इस तरह बाई द वे भी बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों के क्रक्स के अंदर, बातों के अंदर, एसेस के अंदर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जो कि पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इंतहाई अहम होती है। आखिर 50 दिन बाद क्या होने वाला है, क्या ऐसा मामला है, वो आपको बताएंगे। और शेख रशीद ने इस बात का क्यों जिक्र किया कि अपोजिशन को किस बात की जल्दी है, वो आपको बताएंगे। और फिर ये बताएंगे कि आज क्या आपने गौर किया है पीडीएम के इजलास के बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू क्या की। यकीनन आपने नोट नहीं किया होगा, हम आपको तफसीलात बताते हैं उस बॉडी लैंग्वेज की, उस परेशानी की वजूहात क्या हैं और क्यों यह सारा प्लान घटिया गंदा मंसूबा तरतीब दिया जा रहा है। जिस हवाले से पहले यह सुनने में आ रहा था कि शायद यह मंसूबा अपोजिशन आखिरी कार्ड के तौर पर सितंबर अक्टूबर में इस्तेमाल करेगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने फौरी तौर पर यह मामला क्यों करने का फैसला किया है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि हमारी मालूमात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के कहने पर, उनकी राय से शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की चौधरी बरादरान से, काफ लीग से, MKM से, दीगर लोगों से, जहांगीर खान तरीन से मुलाकातें करने की कोशिश वो करते रहे। तमाम लोगों से उन्होंने राब्ते किए, लेकिन इन राब्तों के बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ा। और आज इन सारे मामलात की जब उन्होंने मौलाना फजल रहमान को रिपोर्ट दी, जैसा कि पहले से तय था, मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि पहले आप ये सारे मामलात देख लें, उसके बाद फिर मेरे मंसूबे और मेरी प्लानिंग के ऊपर काम करें। आज बज़ाहिर जो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी जनाब आपके सामने हम रखते हैं, लेकिन आपको यह बताएंगे कि इसके अंदर असल खबर क्या है। पहले आपको बताते हैं मीडिया से उन्होंने जो गुफ्तगू की, वहां उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। अब जरा गौर से सुनिएगा क्या क्या रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हुकूमत के हलीफ जमातों से राब्ते करेगी 23 मार्च को, लेकिन लॉन्ग मार्च करने का फैसला बरकरार है। अब एक सवाल पे जरा गौर कीजिए, आपके जहन में भी पैदा हो रहा होगा, जी हमारे जहन में पैदा हुआ तो हमने लोगों से बातचीत की। अगर आपको अपनी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन हो, जो कि आपने मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च से पहले लानी है, आप उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, अगर आपको उसकी कामयाबी का यकीन हो तो फिर आप ये कहेंगे लॉन्ग मार्च उस वक्त करेंगे अगर तहरीक अदम एतमाद हमारी नाकाम हो गई। वो ये कह रहे हैं कि हमारा 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का फैसला बरकरार है। ये है असल वो मंसूबा जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाने लगा हूं कि जनाब ये उन्होंने क्यों कहा। बजायर तो ये कहा उन्होंने मीडिया चैनल को कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार है। मामला कुछ और है। उन्होंने ये कहा कि पहले खेल किसी और के हाथ में था, इस वक्त माहौल बदल चुका है। अब इस बात की उनकी मतलब क्या है, वो ये तासुर बनाना चाह रहे हैं कि शायद इमरान खान को कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी जो कि अब ख़त्म हो गई है और अब उस हवाले से माहौल तैयार है और वो इस मामले में जा सकते हैं। ये एक तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तासुर से वो लॉन्ग मार्च के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हुकूमत को वो रखना चाहते हैं बज़ाहिर मसरूफ़ तरीके अदम एतमाद की तरफ, और उसकी आड़ में वो एक इंतहाई खौफनाक, घटिया और गंदा मनसूबा है जो हम आपके सामने बेनकाब करने चाह रहे हैं। पहले आपको बताते हैं जनाब
2 अप्रैल जो कि आज से ठीक 50 दिन, आज से ठीक 40 दिन बाद 23 मार्च है। ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, फरवरी 28 महीने का है। आज 11, 17 ये दिन और 23 मार्च के, यानी 40 दिन बाद 23 मार्च है और फिर 50 दिन बाद 2 अप्रैल है। अब यहां से सारी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए कि 50 दिन बाद का जिक्र शेख रशीद ने क्यों किया। अपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा है, मैं पहले भी कह चुका, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में स्मूथली रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया 2 अप्रैल को, इमरान खान जो कि मुमकिन तौर पर कायम रहेंगे वो कायम रह गए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर, तो समझिए अपोजिशन की, पीडीएम की, नवाज लीग की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान की सियासत के खात्मे का आगाज हो जाएगा और इख्तिताम जाकर होगा नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती के आसपास। इस बात का उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि उनके पास 31 मार्च से पहले जो है वो दिन मौजूद हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रमजान में पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं चलती। रमजान के बाद एक पूरा मामला है पूरे मुल्क के अंदर बलदियाती इलेक्शन का। अपोजिशन डेफिनेटली उनके अंदर जाकर मसरूफ हो जाएगी, मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। इदारे भी ये चाहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, कि स्मूथली ये जो बलदियाती इंतखाबात का मामला है ये आगे बढ़े। बलदियाती इंतखाबात के मामले से जब निकलेंगे तो उसके बाद दरमियान में गर्मियां, छोटी ईद, बड़ी ईद, उसके बाद फिर मुहर्रम, और उसके बाद जब गुजरेंगे तो आपके सामने आएगा सितंबर, और सितंबर के बाद इंतहाई कम चांसेस रह जाएंगे क्योंकि उस वक्त 7 नए सीनियर जनरलों की तैनाती जनरल बाजवा कर चुके होंगे और मुमकिन तौर पर नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ चुका होगा। अब यही वो खौफ है जो कि अपोजिशन के जहनों में है। पहले वो इस किस्म का मंसूबा बना रहे थे कि मुल्क के हालात वो सितंबर में खराब करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर दावे से, हमारे जराए के मुताबिक डबल चेक करने के बाद, कि मौलाना फजल रहमान की तजवीज के ऊपर, जिस पर पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग उस तरह से राजी नहीं थी 2019 में भी मौलाना फजल रहमान का यही मंसूबा था और इस हवाले से उन्होंने अपने जलसे जुलूसों के अंदर कुछ बातें भी की थी। वो ना सिर्फ मुल्क में फिरका वारियत के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, सूबाई असबियत के हवाले से एक माहौल खराब करना चाहते हैं, इदारों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं और कहते हैं कि सोच रहे हैं कि इस किस्म की अनारकी मुल्क के अंदर पैदा की जाए, खुदा न ख्वास्ता अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। आप जरा ये गौर कीजिए कि मौलाना फजल रहमान खुद को यह भी कहते हैं कि केपीके के बाद वो बलूचिस्तान की भी सियासी जमात हैं और माजी में इस हवाले से वहां से सीटें भी वो हासिल करते रहे हैं, और अब जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो धांधली का शोर भी करते हैं। हालांकि महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ा, कई जगहों पर एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन सूबा बलूचिस्तान को पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है उसका हालात खराब करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये बार बार इस किस्म के सबूत सामने आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन जो कि बैरूनी दुश्मनों के अलाकार हैं, और अब खास तौर पर जब उनको पाकिस्तान के अंदर अपनी जाती सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप एक बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सियासी जमात का सरबराह एक सियासतदान है, यानी तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान, केपीके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसके साथ साथ बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कराची, साउथ पंजाब, पोठोहार, सेंट्रल पंजाब, हर जगह पर वोट हासिल करते हैं, यकसा तौर पर मकबूल हैं। किसी सूबे में पहले नंबर पे हैं, किसी सूबे में दूसरे नंबर पे हैं, जबकि नून लीग सिर्फ पंजाब में है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में है, मौलाना फजल रहमान केपी के चंद पॉकेट्स में, बलूचिस्तान के छोटे से पॉकेट्स में, सिंध और पंजाब में नामो निशान नहीं है। तो इन तमाम इलाकाई असबियत, सूबाई असबियत और फिरका वराना ख्यालात रखने वाले तमाम तर सियासी जमातों की सियासत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा अगर 31 मार्च तक इमरान खान स्मूथली पहुंच जाते हैं। और उसके बाद रमजान, जैसा कि मैंने कहा, बलदियाती इंतखाबात, छोटी ईद, बड़ी ईद, मुहर्रम, और उसके बाद फिर जनरलों की तैनातियां, और नवंबर तक इमरान खान पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पूरी अपोजिशन जमातों की मुकम्मल तौर पर सारी जिंदगी के लिए छुट्टी। जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लें ये बात, यही है वो सिनेरियो, सारी छुट्टी। और यही वो खौफ है कि जिस खौफ से बचने के लिए, जिस खौफ को भगाने के लिए, जिस खौफ के बायस अपनी मुल्क मुस्तकबिल की सियासत बचाने के लिए ये पाकिस्तान के सियासी हालात खराब करना चाहते हैं। 23 मार्च के आसपास, जबकि हमारे मेहमान भी हमारे मुल्क के अंदर होंगे बैनुल-अक़वामी, जबकि पाक अफवाज की परेड भी होगी। 23 मार्च इंतहाई अहम दिन है,
پاکستان کے حوالے سے اس کے آس پاس یہ اسلام آباد آ کے 20 سے 31 مارچ کے درمیان یعنی رمضان سے پہلے ممکنہ طور پر ان کا گھٹیا اور گندا منصوبہ جو ذرائع نے جس حوالے سے ڈبل چیک کرنے کے بعد جس کی تصدیق کی ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو، انارکی پیدا کی جائے، جتھے جو ہے وہ بعض جگہوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اور اس قسم کا منصوبہ پہلے بھی 2019 میں بنایا جا چکا تھا اور پہلے لیکن پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اس کو سپورٹ نہیں کرنی تھی، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن اس مرتبہ کم از کم نواز لیگ مکمل طور پر اس بات کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو چکی ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف اس آپشن استعمال کرنے کے بعد کے طریقے عدم اعتماد سے بھی عمران خان کو اب گھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے 172 ارکان پورے کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو پھر بھی آئینی اور قانونی طور پر عمران خان کو گھر نہیں بھجوایا جا سکتا، کیونکہ نئے وزیر اعظم کے لیے بھی اپوزیشن کو 172 ووٹ چاہیے اور وہ کسی صورت کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو سکتے، چاہے انہیں کاف لیگ، چاہے انہیں جو ہے وہ کاف لیگ، چاہے ایم کے ایم، دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے پریزیڈنٹ عارف الوی عمران خان کو آئین کے طور پر کہہ سکتے ہیں، آئینی طور پر، کہ وہ اپنے عہدے پر اپنا کام جاری رکھیں۔ اس لیے عمران خان کو آئینی اور قانونی طور پر اپنے عہدے سے ہٹانا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، اور اسی خوف کے نتیجے میں یہ آج کی جو باڈی لینگویج تھی مولانا فضل الرحمان کی اور شہباز شریف کی، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ تمام تر کوششیں کرنے کے بعد وہ پریشان ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، انکار ہو گیا۔ جہانگیر ترین نے، چودھری شجاعت نے، ایم کے ایم نے، سب نے انکار کر دیا، بلوچستان عوامی پارٹی نے۔ اب آخری آپشن یہی ہے کہ جس ملک نے انہیں یہاں تک پہنچایا، کھلایا، پلایا، پڑھایا، عزت دی، اس کے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے اور اپنی مستقبل کی سیاست بچانے کے لیے۔ اللہ پاکستان کا، ہم سب کا، پوری قوم کا، پاکستان کے اداروں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالی ضرور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے 5 سالہ اقتدار کی مدت پوری کریں گے، کیونکہ جب نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا کام تھا بر وقت آپ کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کرنا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔